नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। राज्य का राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में हैं। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने नामखाना में चुनावी सभा को भी संबोधित किया। शाह ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं को मार गिराया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि यह परिवर्तन रैली मोदी जी का संदेश लेकर आ रही है। मोदी जी कुछ भी भेजते हैं, टीएमसी सिंडिकेट वाले बीच में ही ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ममता बनर्जी यहां है तब तक विकास नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं गंगा सागर तीर्थ पर समुद्र दर्शन और जहां पर मां गंगा समुद्र में विलीन होती है उस पवित्र जगह पर उपस्थित हूं। यहां पर स्थित कपिल मुनि का ये मंदिर सदियों से आध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक बना हुआ है और इसीलिए कहते हैं कि हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आपको बता दें कि आज दो दिग्गज, एक तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक ही जगह से अपनी अपनी रैली कर रहे हैं। हालांकि समय थोड़ा आगे पीछे जरूर है, लेकिन दक्षिण 24 परगना आज पश्चिम बंगाल में एक तरीके से कह सकते हैं कि ताकत का केंद्र बनकर उभरा। ममता बनर्जी जहां पर अपने भतीजे अभिषेक के चुनावी क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगी, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर रैली की और साथ ही साथ एक शरणार्थी के घर पर उन्होंने खाना भी खाया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप बीजेपी को लाइए, एक बार मौका दीजिए, हम आप लोगों का सोनार बंगला का सपना जरूर सच करके दिखाएंगे। तो वहीं इस चर्चा में हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी दानिश इकबाल जी जुड़ चुके हैं, अंकित अरोड़ा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, और टीएमसी के नेता नीरज राय जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। अंकित अरोड़ा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल का दौरा काफी हम कह सकते हैं कि रोचक रहा। दक्षिण 24 परगना एक तरीके से आज की तारीख में शक्ति का केंद्र बनता देखा गया, जहां पर राजनीति के दो दिग्गज, एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां से रैलियां की। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हर बार रैली की शुरुआत बीजेपी की अगर हम कहें तो जय श्री राम के नारे से होती है। और अमित शाह बार बार कहते हैं कि आखिरकार जय श्री राम के नारे से इतनी दिक्कत क्यों है। आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। अंकित अरोड़ा जी, किस प्रकार से देखते हैं और आगे आने वाला विधानसभा चुनाव कितना रोचक रह सकता है? उमंग जी, पहले तो नमस्कार सबको मेरी तरफ से, सभी पैनलिस्ट को। और बात रही बंगाल चुनाव की, तो आने वाले अग्रिम बंगाल चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। अब ये राजनीति, अब ये जो प्ले होने वाला है, ये पावर शिफ्ट का प्ले होने वाला है बहुत जल्दी। और बंगाल में दीदी के द्वारा जो तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, देखिए विकास का दर बंगाल में बहुत 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 जो है निम्न है। अभी रिसेंटली मेरी एक दिन पहले ही बंगाल के बहुत ही जाने माने जो है अभिनेता, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आज भी बंगाल में बहुत सी ऐसी विकास दर जो है बहुत ही लो है, स्टैंडर्ड्स में है, जो आज के बाकी राज्यों से मिलाया जाए तो वो कदम से कदम मिला के चल नहीं पा रहे। जैसे एक देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, अब बंगाल को भी इस परिवर्तन का दौर से गुजरने की आवश्यकता है। और बात जय श्री राम के नारे की ही नहीं है, सिर्फ विकास की। ये दोनों ही जो है, जय श्री राम जो है, राम हर दिल में बसे हुए हैं, हर मंदिर में बसे हुए हैं। इस नारे से किसी को दिक्कत क्या हो सकती है, किसी भी हिंदू को दिक्कत क्या हो सकती है, सोचने वाली बात। तो ये विकास का भी बात है। अगर मैं एक समय धर्म को हटाकर सिर्फ विकास की बात करूं, तो विकास का दर भी बंगाल में जिस तरीके से होना चाहिए था उतना ऑप्टिमम उतना नहीं है। और ये शिफ्ट मेरे हिसाब से बहुत जल्दी दिखते हुए दिखाई दे रहा है। हम हाल ही में देखते आ रहे हैं कि बहुत से नेता, राजनेता जो है
आपस में ही भिड़े जा रहे हैं और आपस में टूट के बिखरे जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से आने वाला बंगाल चुनाव एक बहुत ही रोमांचक चुनाव होगा और एक हमें पावर शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि बंगाल की जनता भी अब चाहती है कि अब कोई नया चेहरा, एक नई सोच, एक नई नीति और नियत के साथ इस बंगाल को, सोना बंगाल का जो है ताज पहनाया जाए, मेरा मानना जी। बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, खैर बने रहिए हमारे साथ। दानिश इकबाल जी, आपकी ओर रुख करता हूं, फिर उसके बाद रुख करेंगे नीरज राय जी का। दानिश जी, विकास की बातें तो खैर सभी कर रहे हैं। ममता दीदी ने भी 5 रुपए में माँ नाम से एक रसोई शुरू करी है, खैर इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दानिश जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि टीएमसी के सभी लोग कहते हैं, खुद ममता बनर्जी भी कहती हैं कि हम जय श्री राम क्यों बोले, हम जय सिया राम बोलेंगे और आप भी जय सिया राम बोले। तो अब बात अगर नारों पर है तो जय श्री राम और जय सिया राम में अटकी हुई है। बीजेपी जय श्री राम के नारे लगाती है, ममता दीदी कहती हैं कि हम जय सिया राम बोलेंगे। तो आखिर इन नारों का चक्कर क्या हो रहा है बंगाल विधानसभा चुनाव में? क्या सिर्फ इन नारों की ही बिसात रखी जाएगी? उमंग जी, बहुत ही अफसोसनाक है ये जी, और कि भारत के अंदर जय श्री राम के उद्बोधन पे, जय श्री राम के नारा पे किसी को आपत्ति है जी। अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो है हिंदू को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हिंदू को क्यों, किसी मुसलमान को भी नहीं होनी चाहिए, किसी ईसाई को भी नहीं होनी चाहिए। अरे भारत के अंदर सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं और मजहब यही तो सिखाता है कि एक दूसरे का सम्मान करना। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है या कोई अपने धार्मिक नारों का इस्तेमाल करता है तो किसी हिंदू को थोड़ी आपत्ति होती है, या क्रिश्चियन जो है बाइबल पढ़ते हैं और चर्च जाते हैं तो किसी को आपत्ति थोड़ी होती है। तो सवाल तो ये दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर अगर जय श्री राम के नारे नहीं लगाए जाएंगे या किसी शुभ काम में, या जब हम कुछ शुरुआत करते हैं तो हमारी ये आस्था होती है कि हम अपने भगवान का, जिसमें मेरी आस्था होती है, उसका नाम लेके शुरू करते हैं। अगर हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी अगर व्यक्तिगत काम होता है, पारिवारिक काम होता है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक परिवार है और अगर उसका कोई काम होता है, कोई शुभारंभ होता है तो हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं। राम हम सबके दिल में बसते हैं, राम भारत की संस्कृति है, राम भारत की जो है सभ्यता है। और आप देखिए, जिन लोगों को तकलीफ है, ममता बनर्जी जी को तकलीफ है या और जिन लोगों को तकलीफ हो, उनको आईना इंडोनेशिया दिखाता है। आप अगर कभी इंडोनेशिया जाएंगे, मैं वहां पे गया हूं, और जब वहां पे आप जाके देखिएगा तो वहां के लोग ये कहते हैं इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और वो कहता है कि हमने अपनी जो पूजा पद्धति बदल दी है, लेकिन हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, वो तो भगवान राम से ही है। हम भगवान राम के ही वंशज हैं और भगवान राम की संस्कृति और सभ्यता में हम आज भी आस्था रखते हैं। आज भी मेरे लिए वो सम्मानित है। आज भी इंडोनेशिया के अंदर विश्व की सबसे बड़ी रामलीला होती है। आज भी वहां के राजा को अयोध्या कहा जाता है। आज भी वहां पे वही सम्मान दिया जाता है। लेकिन हम राजनीति में इतने निम्न स्तर पर गिर चुके हैं भारत के अंदर कि हम राम के शब्द को, जय श्री राम के नारा को भी आपत्ति से देखते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। मुझे लगता है कि भारत देश में हमें राजनीति मुद्दों पे करनी चाहिए, विकास पे करनी चाहिए। आपने जो सरकार चलाया है 10 साल, उसकी रिपोर्ट कार्ड पे करनी चाहिए। आपको जनता के बीच में जाना चाहिए। दीदी, आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि इन 10 सालों में जो आकांक्षा थी, जो विश्वास था जनता का, उस पर आप कितनी खड़ी उतरी हैं। और देखिए, चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं और ममता जी 5 रुपए का भोजन ला रही हैं। अरे दीदी, 10 साल से कहां सो रही थी। देखिए उमंग जी, विकास तो बहुत ही निम्न स्तर पर है ही है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट है, ना कोई पुल का निर्माण हुआ है। चलिए दानिश जी, जवाब ले लेते हैं इसका। नीरज राय जी हमारे साथ में लगातार बने हो, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी अजय जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले नीरज राय जी से भी उनका जवाब ले लेते हैं। नीरज राय जी, सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि 10 साल, जैसे कि अभी दानिश इकबाल जी ने भी कहा, और कहीं ना कहीं ये बात सोचने वाली भी है कि इन 10 सालों में कभी इस प्रकार की कोई योजना शुरू नहीं हुई, और लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए और बीजेपी एक प्रमुख पार्टी वहां पर बनकर उभर रही है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में है। वहां पर नारों का भी खेल चल रहा है और हमलों का, एक दूसरे के ऊपर हमले न सिर्फ नारों से, भाषणों से, बल्कि लाठी पत्थर डंडों से भी ये हमले हो रहे हैं। ऐसे में जाकिर हुसैन जी, जो आप ही के नेता हैं, उन पर भी एक जानलेवा हमला हुआ। इन सबके बीच में 5 रुपए में ममता दीदी एक खाने की एक योजना लेकर आती हैं। हालांकि बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनावों के समय ही क्यों? क्या कुछ कहना चाहेंगे नीरज राय जी?
देखिए उमंग भाई, आज का जो परिचर्चा का विषय है, जय श्री राम और जय सिया राम नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। हाँ, क्योंकि जय सिया राम और जय श्री राम राजनीतिक विस्तार के माध्यम नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के प्रचार के लिए होते हैं। अब आइए 10 साल की जो बात, 10 साल में ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की कौन सी रैली है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 7 सालों में देश के अंदर जो 14 से पहले मैनिफेस्टो में दिए थे, उस पे कौन सी चीजों को लेकर ये चर्चा की, या हमारे खिलाफ वहां पे रैली की परिवर्तन रैली निकल रही है। तो उसमें आप एक ही चीज देख रहे हैं प्रमुखता के साथ कि हम गढ़ लूट लेंगे, किला तोड़ देंगे, इस पर हो रहा है। और रही योजनाओं की, तो आप हमारी एक योजना जो भी 5 रुपया में हुआ है, मतलब भरपेट भोजन के लिए, तो ये वहां की जनता के लिए हुआ है। तो इस पर मुझे नहीं नीरज राय जी, सवाल इस पर नहीं उठ रहे कि क्यों हुआ। नीरज जी सुनिए, सवाल इस पर नहीं है कि क्यों हुआ, सवाल इस पर यह है कि विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही क्यों हुआ। हाँ, क्यों हुआ बता रहा हूँ। उससे पहले पिछले 8 सालों से हमारे यहाँ योजना चल रही है, स्वास्थ्य साथी चल रही है, कृषक बंधु चल रही है, अब सुकन्या कन्याश्री चल रही है। ये योजनाएं वहां पे गंभीरता से लोगों ने लिया है, उसी का नकल केंद्र सरकार करी है। इनके द्वारा जो चीजें बोली जाती है वहां पर क्या बोलते हैं, अभी दानिश भाई भी बोल रहे थे और अंकित जी का भी मैंने सुना। भाई साहब, केंद्र की सरकार वहां पे जा रही है बंगाल में चुनाव लड़ने। अगर केंद्र अपनी योजनाओं को बेहतर तरीका से वहां पे रखने का काम करे तो जनता टीएमसी की जागीर नहीं है। अगर आप बेहतर हैं तो आपको सराखों पे बैठाएगी, अगर मैं सही नहीं हूं तो मुझे इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आपका जो बार बार आरोप अराजक और हिंसा पे लगाया जा रहा है, इससे ही स्पष्ट है कि आप हमसे ज्यादा परेशान हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। नीरज राय जी, थोड़े आज सुर थोड़े बदले हुए हैं, सुनिए, थोड़े सुर आज बदले हुए लग रहे हैं नीरज जी। हमारे सुर बदले नहीं है, ना कभी बदलते हैं। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, भाजपा के वहां के बंगाल में प्रदेश के प्रवक्ता या प्रचारक नहीं है कि जो जाकर अंगुली उठाते हैं। अगर अराजक की स्थितियां वहां पर बनी रही है तो अब तक आप कर क्या रहे थे, राजनीतिक मुद्दा ढूंढ रहे थे। कार्रवाई करनी चाहिए। आप पे बीसीओ से ऊपर डिबेट हुआ है, हर बार में यही अंदाज रहता है उमंग भाई, परिस्थिति मेरी बदलती नहीं है, क्योंकि मैं मुद्दों की ही बात करूंगा। और रही बात अंकित जी भाई, आपको भी और इनको दानिश भाई को भी, रामायण में और रामचरितमानस में एक भी ऐसा प्रसंग नहीं है जहां पर कि 2 लोगों के मिलन को जय श्री राम करके बोला गया हो। हाँ, इतना जरूर हम पढ़े हैं और देखे हैं कि जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं हनुमान जी तो जय श्री राम का नारा लेते हैं। तो पावर गेन करने के लिए जय श्री राम का नारा युद्ध में लगाया जाता है। जय सिया राम, राम हमारे आराध्य हैं, हर सनातनी के पहचान है, हर भारतवर्षी की, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बोला जाता है। पुरुषोत्तम राम रहे, पुरुषों में उत्तम मर्यादा का पालन करने वाले। लेकिन आप इनको राजनीतिक विस्तार का माध्यम बनाएंगे तो रोकने की तो बात बनती है दानिश भाई, ऐसी बात नहीं है। और भाषा और धर्म के आधार पे कभी हिंदुस्तान को आप एक तराजू पे नहीं तोल सकते। क्यों नहीं तोल सकते? अवध का क्षेत्र जो हम लोगों का पूर्वांचल लेकर है, भगवान राम को मानते हैं। मथुरा में जाएंगे तो राधे राधे होता है, साउथ में जाएंगे भगवान मुर्गन को माना जाता है, वही आप निकलेंगे काशी में तो जय हर हर महादेव होता है, और बंगाल की धरती पर दुर्गा और काली पूजी जाती है। तो बताइए आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, लेकिन दानिश माफ कीजिएगा नीरज राय जी, सुर बदलने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो आप बात कर रहे हैं उससे पहले इस तरीके से बात नहीं करते थे। आज आप ये भी कह रहे हैं कि ठीक है आप अपने लिंक निकाल कर देखिए। नहीं बिल्कुल नीरज जी, कई बार तो मैं भी आपके साथ में रहा हूं, कई बार तो कई चर्चाओं में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज थोड़े से सुर जरूर बदले हुए हैं। आज आप बंगाल में दुर्गा और सरस्वती की पूजा की बात कर रहे हैं, आज आप काशी में हर हर महादेव की बात कर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि ठीक है जनता चाहेगी, अगर जनता टीएमसी को छोड़ना चाहेगी तो जनता छोड़ देगी, और बहुत बहुत तल्लीनता से आप ये बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आप पे मैं लिंक तो भेज दूंगा, घनेरों लिंक है आपके उमंग भाई, यही सुन रहा है। मैं हमेशा भाषा और धर्म के आधार पर बोलता हूँ कि हिंदुस्तान को एक नहीं कर सकते। मैं बदलने में नहीं माहिर हूँ, बताने में जरूर। चलिए कांग्रेस से भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा
कि आज जो लड़ाई देखी जा रही है पश्चिम बंगाल में वो प्रमुख तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में देखी जा रही है। और अगर हम बात करें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तो उनका सारा ध्यान इस समय किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश और कहीं ना कहीं राजस्थान पर लगा हुआ है, या फिर अगर साउथ में चले जाए तो केरल पे लगा है। क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या आप ये जानते हैं, आप ये समझ चुके हैं कि यहां पर हमारी राजनीतिक बिसात नहीं बिछने वाली? अजय जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है जी, उससे हिंदुस्तान के हर स्टेट से लगाव और प्यार है। ये प्रचार जीवियों की और जुमला जीवियों की सरकार नहीं, पार्टी नहीं है। क्योंकि वर्तमान में सरकार प्रचार जीवी और जुमला जीवी की चल रही है, जिनका टारगेट है कि देश के माहौल को स्टेट के चुनावों में जाइए खराब करिए, क्योंकि उनका टारगेट और पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल विंडेक्टा होता है। आप उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा, आजादी से पहले से देख लीजिए। सीएए का जब मुद्दा चला दिल्ली में, और देखा दिल्ली में किस तरह से 50 MP, 50 मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री लगे रहे, जैसे नगर निगम के चुनाव में भी लोग नहीं लगते। और वहाँ हालात क्या रहे? अब सीएए पे इनकी जो नजरिया है बंगाल के लिए कुछ और है और आसाम के लिए कुछ और है। आसाम में जाएंगे सीएए की बात नहीं करेंगे, सीएए नहीं बोलेंगे। बंगाल में जाएंगे तो सीएए पे चर्चा नहीं करेंगे, दंगा कराएंगे, दंगे पे बात करेंगे, माहौल खराब करेंगे, हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास करेंगे। ये भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, वेस्ट लोकतंत्र जो है इसका संसार में माना जाता है। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। लोकतांत्रिक कंट्रियों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता का अधिकार प्राप्त होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, फ्रीडम ऑफ वॉइस होती है, फ्रीडम ऑफ लिविंग होती है। लेकिन आपने देखा कि जिस वक्त एकल स्वामित्व, एकल नेतृत्व सरकार से बड़ा हो जाता है तो उसे जमीन पे लोग दिखाई नहीं देते हैं, वो जमीन के लोगों को चींटी नजर आते हैं उसे। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की ऊपर नाम हो गया है, पार्टी जहां बड़ी होती है। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी की तो बात हमें पता है, दिख भी रहा है पश्चिम बंगाल में कौन दो प्रमुख पार्टी, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मैं उसी की बताने जा रहा हूँ जनाब जी। कांग्रेस पार्टी और वाम दलों का जो गठबंधन हुआ है, हमारी 100 सीटों पे अभी सेटलमेंट होना है, बाकी 193 सीटों पर सेटलमेंट हो गया है। इनकी प्रदेश में सरकार है टीएमसी की, देश में बीजेपी की जुमलाबाजी और प्रचार जीवियों की सरकार है। हम लोग आराम से इस बार देखिए सरकार बदलेगी वहां, क्योंकि एक तो महंगाई ने कमर तोड़ रखी है बंगाल की हर महिला की, गैस सिलेंडर ने, एक आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, पेट्रोल डीजल ने 100 रुपए क्रॉस कर गया है, किसानों की कमर तोड़ दी 3 काले कानूनों ने इन्होंने, और छोटे व्यापार की कमर तोड़ दी गब्बर टैक्स 28% जीएसटी और नोटबंदी ने। तो बंगाल में बचे आपके केवल प्रचार जीवी और जुमला जीवी और क्रोनोजीवी लोगों के लोग। तो इनकी 3 सीटें थी वहां, 3 से 6 हो जाएंगी, 6 से ज्यादा 17 लोग तोड़ के इन्होंने साम दाम दंडभेद की नीति बना के बंगाली दीदी यानी ममता दीदी की पार्टी के 15-17 ऐसे लोग जो दल बदलू से तोड़ लिए। तो हो सकता है 3 से 10 के ऊपर पहुंच जाए, 15 हो जाए, 17 हो जाए। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है बंगाल में, आज भी हम लोग 50 से ज्यादा हैं, और गठबंधन हमारा कम्युनिस्ट के साथ होगा। दीदी से लोग 10 साल से, इसलिए कि वहां 10 साल में एंटी इनकन्वीनियंसी और ना महंगाई पर रोक और केंद्र की नीतियों का कोई विरोध नहीं करते हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी, हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी देश के हर मुद्दे पर, चाइना हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, काले धन का मुद्दा हो, देश का सीए का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा हो, छोटे व्यापारी का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, या आने वाले कल में इस अन्न जो है किसान के लिए जो अन्न पाते हैं, जो आटा आज आपके जमाने में, आपको याद है नमक जब चला था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन शुरू किया था। नमक आज भी 50 पैसे किलो निकलता, लेकिन जब से ये बड़े लोग टाटा बिरला डालमिया के पहुंच गया तो 20 से 50 रुपए किलो। इनकी शुरुआत भी तो आप ही के शासनकाल में हुई थी अजय जी। अच्छा, ऐसा ही अब मैं आपको जनाब ये और बता दूं उमंग साहब कि आटा भी आप देखिए, आप भी एंकर हैं, आप भी आटा खाते हैं, हम भी चून खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। जब ये 120 रुपए और 100 रुपए किलो मिलेगा, मैं तो चाहता, हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है कि ये तीनों काले कानून वापस हो, जनता को वो मिले, लेकिन ये जनता को सुविधा नहीं देंगे। 2014 में इन्होंने जो टैक्स लगाया था डीजल से वो हटाने के लिए, और हमने मांग की थी कि भाई इसको जीएसटी में ले आइए। 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा सरकार वो पैसा ही नहीं बताती है कहाँ है। डीजल पेट्रोल ने आम आदमी की कमर तोड़ दिया, और 98% लोग हर स्टेट में आम आदमी होता है, 2% ही वीआईपी और बड़े लोग होते हैं। हम लोग भी आम है, आप भी आम है, सारे भी लोग भी, लेकिन अब मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता सबका साथ सबका विकास देखते हैं, और हिंदुस्तान में मुस्लिम भाइयों की जो पोजीशन है,
जो स्थिति है वो हालात, ये मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई बैठे हैं अंदर खाने में पता, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ये पार्टी से बंधे हुए हैं, तो ये सब सुन सकते हैं, कह कुछ नहीं सकते। तो अजय हम जी अंत में बताएंगे, यही कुछ हालात कांग्रेस में भी हैं। खैर आपके पास दोबारा आऊंगा, नीरज राय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल मैं आऊंगा अजय जी आपके पास। नीरज राय जी आपसे एक सवाल और ये बनता है, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस कह रही है कि बंगाल की जनता टीएमसी से भी परेशान है और बीजेपी से, क्योंकि केंद्र की जो नीतियां हैं, कई इन्होंने चीजें गिना दी, उससे भी परेशान है, और कांग्रेस बहुत धीरे धीरे तमाम दलों से गठबंधन कर कर वहां पर अपनी सरकार बनाने के बिल्कुल सक्षम है। कितने सहमत हैं आप नीरज राय जी इनसे? देखिए, वहां पर लोकतंत्र में चुनाव लड़ना अधिकार होता है जी। अपना लेफ्ट के साथ कांग्रेस का भी समझौता हुआ है, वहां पर ये लड़ेंगे। और भाई जनता है, पहले से उनका गढ़ रहा है, इस पर तो मैं कुछ कमेंट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाजपा की तरह जाकर अराजकता का माहौल तो खड़ा नहीं कर रहे हैं, केवल आरोप लगाने का काम तो ये कर नहीं रहे हैं, अपने सरकारी ये कुछ कर ही नहीं रहे नीरज जी, कुछ कर ही तो नहीं रहे, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और रही बात अराजकता की, तो आपके ही नेता के ऊपर हमला हो गया, जाकिर भाई के ऊपर। जी बिल्कुल हो गया है, हमारे नाजिर भाई के ऊपर हो गया है, श्रम मंत्री भी हैं। अब वहां पे आप समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश, जाकिर हुसैन, उत्तर प्रदेश या अदर जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, इनके क्या होता है, ब्लॉक अध्यक्ष भी 4-4, 10-10 गाड़ियों से निकलते हैं। आप इतने समझिए, एक मंत्री हमारे रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, वहां पे घना अंधेरा है, कोई रेलवे का अधिकारी नहीं है, अब बम से उनको मार दिया जाता। तो सरकार तो आप ही की है ना अभी? रेल मंत्रालय, रेलवे हमारा है ना, नहीं चलिए रेल मंत्रालय केंद्र का हो गया, लेकिन रेलवे तक, उस रेल तक पहुंचते पहुंचते तो सारा शासन आपका है। नहीं, तो रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ ना। ये बताइए, एक मंत्रालय, एक मंत्री हमारे वहां पे बम से हमला कर दिया जाता है, उस पर अमित शाह जी नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे कि सुनियोजित प्लान है भाई साहब? देखिए, अराजकता और हिंसा में सब कुछ निकल के आता है। नीरज राय जी, आप ये भी तो देखिए ना, आप पश्चिम बंगाल में सरकार आपकी है, कानून वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो आपका है, तो सबसे पहले सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना, केंद्र से तो बाद में। इसी तरह से सवाल, उमंग भाई, बहुत मतलब बढ़िया चीज आपने कहा है, इसी तरह से सवाल आप उत्तर प्रदेश में भी पूछे होते। बिल्कुल हम चाहेंगे, हम चाहेंगे आप 7 बजे वाला भी हमारा प्रोग्राम जरूर देखें। सुन लीजिए, सवाल हम करेंगे, सवाल हम सबसे करते हैं। सुन लीजिए, अच्छी बात है, एक अपराधी यहाँ पे 8-8 पुलिस वालों को शहीद कर देता है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड में कहीं नाम नहीं था, बिकरू कांड में, जो कि आप देख लीजिए, देश की पहली घटना। अभी 3-4 दिन पहले का एक पुलिस वाले को शहीद कर दिया, यहाँ पे देसी दारू बनाने वाला, यहाँ पे गोकसी का धंधा जोरों पे चल रहा है, लेकिन इस पर सबकी चुप्पी होती है। क्यों चुप्पी होती है? क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के एकदम जो माई बाप बैठे हुए अमित शाह जी बोल देंगे भाषा करके कि गढ़ लूट लूंगा, किला तोड़ दूंगा, ये सब डकैत की भाषा होती है, लठैत की भाषा होती है। ये हालात हर लगभग हर राज्य में नीरज राय जी, और ये तमाम पार्टी के नेताओं से, तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं से, तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से हमारी भी यही गुजारिश है, क्योंकि ये हालात नीरज राय जी, दानिश जी, अंकित अरोड़ा जी और अजय जी, आप अगर गौर से देखेंगे तो यही हालात लगभग यही हालात हर राज्य में है। हर राज्य में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, कहीं पे पुलिस वाले के ऊपर हमला हो रहा है, कहीं किसी पार्टी के नेता के ऊपर हमला हो रहा है, कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं है, और जब भी किसी राज्य की हम बात करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अपने राज्य में पुलिस प्रशासन पर लगाम कसना या फिर उनसे सख्ताई से निपटना कोई नहीं करना चाहता। सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों का खेल चल रहा है। नीरज राय जी, देखिए, अपराध कहीं भी हो वो गलत है उमंग भाई, वो मेरी सरकार में हो या देश के किसी भी प्रदेश में हो, गलत है, यह चीज को मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन आरोप लगाने वाले वो होने चाहिए जो दाग न लगे, जो खुद उसका नजीर पेश किए हो। आप बताइए, एक बार भी इनके नेताओं के द्वारा आपने सुना है क्या बोलते हैं अमित शाह जी कि हमारे 130 कार्यकर्ता वहां पे मार दिए गए? ये वही अमित शाह जी हैं, जब खड़गपुर के कार्यक्रम में गए थे तो 300 कार्यकर्ता बता रहे थे, लेकिन 200 से ऊपर हमारे किसान भी शहीद हो गए हैं दिल्ली के अंदर। मैं पूछूंगा, क्योंकि किसान का लड़का हूं तो ही मेरा नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है, अगर भारत का इंसान, भारत का वासी हूं तो पूछूंगा, लेकिन उस पर अमित शाह जी कितनी बार बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। दिल्ली में भी, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, और बंगाल इस तरह से हैदराबाद में पूरा जोर शोर से चिल्लाहट शुरू थी, लेकिन पंजाब में टाइम फिस हो गए। वही स्थिति बंगाल में होने वाली। अब बंगाल में या इसलिए नहीं चिल्ला रहे हैं, ये बौखलाहट इनकी है कि 17 से जो 40% हो गए,
उसको बचाने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी 45 से 35 नहीं हुई है, 44 तक हम हो गए थे, तो हम सुरक्षित हैं, हम काम पे वहां पे वोट मांग रहे हैं। चलिए जनता चलिए, न वो तो मेरी खैर जागीर है, न अब उनकी कुछ ही जागीर दिन है। शेष रह गए हैं बंगाल विधानसभा चुनाव में, वो भी देखने को मिल बिल्कुल। जाएगा। लेकिन नीरज राय जी, जाते जाते आपको भी एक बात हम बता देते हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय या फिर बीजेपी का कोई भी नेता उन किसानों के लिए नहीं बोल रहा होगा, लेकिन हालांकि वो बोल रहे हैं कि किसान भी, हमारे किसान भाई भी वहां पर शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बाद वहां पर 400 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनके भी परिवार वाले उतने ही आहत हैं जितने इन किसानों के हैं। और जितने पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक उठापटक की वजह से जो भी लोग हैं, भले वो टीएमसी के हो, बीजेपी के हो या किसी अन्य पार्टी के, उनके ऊपर हमला होता है तो परिवार उनका भी आहत उसी प्रकार होता है। तो इस बारे में भी जरा सोचिएगा, जो पुलिसकर्मी है वो भी देश के ही बेटे हैं, उनका भी परिवार है। और सबसे बड़ी बात नीरज राय जी, आज एक बार राजनीति भुला के सभी पार्टियों को एक मंच पर आना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, क्या हमें सिर्फ किसी भी बात का सिर्फ मुद्दा बनाना है या उस मुद्दे का जो हल है उसके बारे में भी सोचना है। अंकित जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले दानिश इकबाल जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का कहीं कोई जगह नहीं है जी। और भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी के जो मंत्री जाकिर हुसैन साहब पे जो हमला हुआ है उसकी निंदा करती है, और हमारे नेता ने ट्वीट करके भी उसकी निंदा की है। लेकिन सवाल ये होता है कि हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ता जो हैं मारे गए हैं, और अभी कल भी जो है हमारे नॉर्थ कोलकाता के जो अध्यक्ष हैं शिवाजी राय, उनपे हमला हुआ है। फिरोज कमाल गाजी हमारे नेता हैं पश्चिम बंगाल के, उनपे हमला हुआ है। तो दीदी की तरफ से या टीएमसी की तरफ से कभी कोई निंदा देखने को नहीं मिला, और आज भी वो लोग जो है इसको जो है कहते हैं कि नहीं, हम तो हमला करते रहेंगे, गुंडे को भेजते रहेंगे, गुंडे को शह देते रहेंगे। तो ये आप फर्क समझिए, और ये फर्क वहां की जनता ने समझा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बहुत ही संयमित है, बहुत ही सहनशील है, और विकास की परिभाषा को लेकर के जो उसका एक मॉडल है पूरे देश के अंदर, उसी मॉडल के तहत पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाने जाएंगे। और ये लड़ाई देखिए क्या है, ये लड़ाई पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए लड़ाई है कि वहां ना कोई डेवलपमेंट है, ना वुमेन सेफ्टी है, करप्शन है, और जो हक बंगाल के लोगों को मिलना चाहिए था वो हक ममता दीदी ने तुष्टीकरण की राजनीति के भेंट चढ़ा दी है। वो हक बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे दिया, वो हक रोहिंग्या के जो बाहरी लोग हैं उनको दे दिया। तो इसलिए वहां की जनता में आप देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली चल रही है, जिस प्रकार से वहां के लोगों में एक जो भाव है, एक जो उमंग है और एक जो विश्वास है, एक आकांक्षा देख रहे हैं वो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो वहां के व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो होगा वहां तक विकास पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार यहां से पैसा भेजती है, बंगाल में जाकर के ममता दीदी की सिंडिकेट के काम में चली जाती है, तो विकास नहीं हो पाया, पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो जनता इन सब चीजों से रूबरू है अच्छी तरह से, और वो पूरा मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है। देखिए, कांग्रेस के मित्र से अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि भारतीय जनता की पश्चिम बंगाल में आपका क्या एजेंडा है, आप किस विषय पे चुनाव लड़ेंगे। वो पूरा दुनिया घूम लिया, पूरे दुनिया पे उन्होंने बात कर ली, लेकिन मुद्दे की बात नहीं बताई कि भैया पश्चिम बंगाल में आपके चुनाव का एजेंडा क्या होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव में जाएंगे तो आप क्या मुद्दे को लेके जाएंगे। तो ना इनके पास नीति है, ना नियति है, ना नेतृत्व है। ये नेतृत्वहीन कांग्रेस है जिसको ये मालूम नहीं। राहुल गांधी चेन्नई में जाकर के कहते हैं कि भारत सरकार में जो है फिशरिंग जो है मिनिस्ट्री नहीं, उनको मालूम नहीं कि गिरिराज सिंह जो है वो फिशरिंग मिनिस्ट्री देखते हैं। तो इस तरह से अगर उनका नेता होगा तो इस पार्टी का भगवान ही जाने क्या होगा। मद्रास में नहीं, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अजय जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे, उसके बाद रुक करेंगे अंकित अरोड़ा जी का। अजय जी क्या जवाब देना चाहेंगे? इनकी नॉलेज बढ़ा दूं, मद्रास में नहीं, ये जहां पर ऑपरेशन कमल आप जो है शुरू करा रहे हैं, मई में चुनाव आ रहे हैं, जहां अभी आपने उनके पूर्व आईपीएस ऑफिसर्स को पद से मुक्त नहीं करा बल्कि धक्का मार के हटाया है। पौंडीचेरी का मामला है, पौंडीचेरी का, मद्रास का नहीं। जी सही कह रहे हैं आप, माफी चाहता हूँ, पांडिचेरी करेक्ट कर देता हूँ, पांडिचेरी सही कह रहे हैं, पौंडीचेरी मद्रास नहीं। मैं बताता हूँ मेरे भाई, ऑपरेशन कमल जो है पूरे प्रदेश और देश में सरकार एक ही काम करती है, करोड़ों कैपिटलिस्ट लोगों को पैसा कमवाती है, उस पैसे से देश की चुनी हुई सरकारें गिराती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में किया, जैसे कर्नाटक में किया, पांडिचेरी में भी ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। उसके लिए इन्हें किसी भी स्तर पर किसी भी हद तक जाए। खैर बंगाल चुनाव का मामला में बंगाल पे आना, माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं,
एक बात तो मानिए कि कहीं ना कहीं तैयारियों में थोड़ी कमी जरूर दिखाई देती है, भले ही कहीं पर भी जाके चुनाव प्रचार करें। आपके ही वहां पर मुख्यमंत्री है नारायण स्वामी जी, वो कई मर्तबा वो खुद किरण बेदी जी, जिनका आप नाम लेना नहीं शायद चाह रहे होंगे, उनकी शिकायत वो कर चुके हैं उन्हें हटाने के लिए। तो अगर हटा दिया बीजेपी ने तो आपको उनसे अब ये प्रॉब्लम हो गई कि उन्हें हटाया क्यों? और जब वो काम में लगी हुई थी तब आपके ही मुख्यमंत्री जाकर बार बार शिकायत कर रहे थे कि ये कॉपरेट नहीं करती हैं, हमारी जो भी योजनाएं आती हैं उसको यहाँ लागू करने में ये बार बार आनाकानी करती हैं। तब आपकी ये शिकायत थी, और अब हटा दिया तो अब हटा क्यों दिया? अरे मेरे भाई, हटाने का एक सिस्टमेटिक चीजें होती है। 5 महीने 3 महीने बाद आपके यहाँ चुनाव है, समझ लीजिए। बी नारायण स्वामी साहब या कांग्रेस पार्टी के लोग, कोई भी डिक्टेटरशिप का गवर्नर, लेकिन अजय जी, जब इतने महीनों से हटा नहीं रहे थे तो लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि केंद्र का एक रिमोट कंट्रोल वहां पर चल रहा है राज्यपाल के द्वारा, माफ कीजिएगा उपराज्यपाल के द्वारा। और अब जब हटा दिया है तो अब उसमें देखा जा रहा है कि 3 महीने बाद चुनाव है, अब ये है, अब इस वजह से हटा दिया, धक्का मार के। अरे जनाब, आप एलजी को हटाने की क्रोनोलॉजी और इसके पीछे का सार तो समझिए। एक बहुत बड़ा सौदे की बू इसमें थी, वो सौदा स्वीकार नहीं हुआ, जो देश की सरकार के कुछ ज्ञानवान लोगों द्वारा किया जा रहा था। वो तो शुक्र ये हुआ कि 4 लोगों के इस्तीफे ही मामला खत्म हुआ है, वरना तो क्या संभावनाएं थी। लेकिन कांग्रेस के लोग की इनकी पावर और ताकत ये है कि साम दाम दंडभेद अपनाओ, चुनी हुई सरकार गिराओ। खैर, बंगाल का मामला में आ रहा हूँ जी। देखिए, बंगाल में इस बार लोग जो है, मैंने आपको बताया, देश की सरकार मुद्दा विहीन सरकार है, ये क्रोनी जीवियों की सरकार है, ये प्रचार जीवियों और जुमला जीवियों की सरकार है। इन्हें किसान आंदोलन करने वाले जब इन्हें कभी खालिस्तानी बता देते हैं देश के 68 करोड़ लोगों को, कभी तो बंगाल में मैसेज पंजाब में गया तो पंजाब में सूपड़ा साफ हो गया चुनाव, नगर निगम पंजाब में नहीं, एक जगह पे, पूरे पंजाब में नहीं, एक जगह पे। कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरे पंजाब में 7 नगर निगम होते हैं जनाब, नॉलेज बढ़ाइए आप उमंग साहब जी। 7 नगर निगम। गुरदासपुर की आप बात कर रहे हैं शायद? जी नहीं, गुरदासपुर में तो 29 में 29 गए, एक जगह 33 बठिंडा की, होशियारपुर की। ओवरऑल 8 सीटें मेयर की कांग्रेस पार्टी ने जीती है, और बठिंडा की तो 53 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने जीती है। और बंगाल के अगर चुनाव सुनेंगे तो सुपड़ा साफ कर दिया है बीजेपी। तो पंजाब में ऐसा क्यों हुआ, उसके कारणों की बात करेंगे आप? 7 सीटों पर जमानत बचा पाई है देश की ज्ञानवान सरकार के लोग, जो कहते हैं कि नहीं साहब हमारी जैसा कोई सरकार ही नहीं। अब खैर बंगाल पे आ जाते हैं जी। देखिए, बंगाल का चुनाव इस वक्त का 5 स्टेटों के चुनाव है, जिसमें पौंडीचेरी है, आसाम है, बंगाल है, तमिलनाडु है, और ये आपने त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर और आसाम है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर तो इनके खिलाफ हो ही गए हैं, आपने देखा होगा किस मुद्दे पर है। आप सीए का मुद्दा बंगाल में तो चर्चा करते हैं, आप आसाम में क्यों नहीं बोलते? वही बात आप फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं अजय जी। कांग्रेस किस एजेंडे पे लड़ेगी, बस वो बता दीजिए। कांग्रेस का एजेंडा सुन लीजिए, मैंने पहले बताया आपको जी। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर, कांग्रेस सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के मुद्दे पर, कांग्रेस बांटने से रोकने के मुद्दे पर, कांग्रेस छोटे व्यापारियों के मुद्दे पर, कांग्रेस उन पढ़े लिखे लोगों को जिनको पिंचर लगवाते हैं, पान की दुकान खुलवाते हैं, बुग्गी चलवाना, और जिनको खोखा खुलवाने का काम देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि नहीं अब आप ये काम करिएगा। क्यों? एक आपको उमंग जी बहुत एक रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं, आप चेक करना। हिटलर साहब भी कहते थे और आरएसएस की एक किताब में भी है कि हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोगों में इनके बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी के नेता, इनके मंत्रिमंडल को छोड़ दीजिए, रोटी पानी केवल वो लोग खाते रहे, उसी को विकास समझे। उनको इस तरह से निचोड़ दो कि रोटी पानी खाने को वो विकास समझे, तो वो विरोध नहीं करेंगे, तो आप लंबी सत्ता कर सकते हैं। इनका टारगेट ये है। अभी तो पेट्रोल 100-150 रुपए तक ये पहुंचाएंगे। ओपेक जो संगठन है तेल का, कल को ओपेक की बुधवार को ओपेक की शाम को मीटिंग होती है। ओपेक में कहा गया है इस पोजीशन से क्रूड ऑयल जब बढ़ता है बढ़ा देते हैं, और जब क्रूड ऑयल घटता है तो घटाते नहीं है। ये पैसा कहां जा रहा है? तो तेल के मुद्दे पे, पेट्रोल के मुद्दे पे, गैस के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, एकता के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, और इस सरकार की तानाशाही के मुद्दे पर, और बंगला सरकार की फेलियोरिटी के मुद्दे पर, क्योंकि 10 साल से दीदी माँ है, बंगाल का कोई विकास नहीं हुआ। और ये दोनों तरफ जो खून खराबा हो रहा है, रोज हत्याएं, मर्डर, बलात्कार हो रहे हैं, इससे
हिंदुस्तान के लोग बहुत आहत हैं, आम आदमी बहुत आहत है, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। लेकिन चूंकि सरकार, देश की सरकार पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है और प्रदेश की सरकार बचाव में ये काम कर रही है। चलिए ठीक है अजय जी, खैर पॉलिटिकल एजेंडा तो लगभग हर ही पार्टी चला रही है। और माफ कीजिएगा, ये बोलते हुए बिल्कुल भी हमें हिचक नहीं होती है कि किसानों के जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, बार बार हर जगह जाकर आप किसानों के आंदोलन की तो बात कर देते हैं, किसानों के दुख दर्द की तो बात करते हैं, और पंजाब में बीजेपी क्यों हारी उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन ही है। लेकिन आप ये बात कभी नहीं करते, बल्कि आप समर्थन करते हैं दिशा, रवि, निकिता जैकब जैसे लोगों का, वो तो कम से कम करना बंद कर दीजिए। खैर अंकित अरोड़ा जी, आपके पास आऊंगा, समय इजाजत नहीं देता है, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे बंगाल चुनावों के ऊपर और ममता दीदी की बढ़ती मुश्किलों के ऊपर। उमंग जी, मैं बहुत ही समराइज वे में इस बात को रखना चाहूंगा कि अब ये पॉलिटिकल शिफ्ट होने वाला है, तो कोई दो राह नहीं है। जो दीदी के नीचे जो जमीन है, जो उन्होंने जमीन बनाई थी विकास की, वो अब लगता है सरकने वाली है। जो 10 करोड़ जो जनता है वेस्ट बंगाल की, अब शायद वो परिवर्तन चाहती है। इसलिए बीजेपी की रैलियों में भी, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कहना चाहता हूँ, बीजेपी की रैलियों पे जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, वो बहुत बड़ा समर्थन की तरफ रुख दिखाते हुए दिखाई दिया जा रहा है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और बिल्कुल अंकित जी, माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, एक बहुत ही कम शब्दों में इस बात का भी आपसे जवाब चाहूंगा। जो एक तीसरा मोर्चा वहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के द्वारा, और एक आईएसएफ एक नई पार्टी वहां पर बनकर उभरी है, क्या वो कोई कड़ी चुनौती दे पाएंगे या सिर्फ कुछ एक आध वोट काट कर रह जाएंगे? देखिए, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उनकी रीच ग्राउंड लेवल तक कितनी है जी। तो आने वाला वक्त ही इस चीज को बताएगा, बट उसकी रीच डिपेंड करती है। हाँ, एक पार्टी बनने से वोट कटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जरूर जाती है, बट उसकी रीच कितनी है और क्या बीजेपी पूरा स्वीप आउट करेगी, ये तो आप आने वाले चुनाव ही हमें बता पाएंगे। जी बिल्कुल अंकित जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब आने वाले सबसे ज्यादा जो रोचक चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं वो पश्चिम बंगाल के ही होने वाले हैं। और पश्चिम बंगाल चुनावों के ऊपर न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों की बल्कि पूरे देश के लोगों की नजर टिकी हुई है। दानिश इकबाल जी, अजय वर्मा जी, अंकित अरोड़ा जी, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के चुनाव बस कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मुद्दे काफी उछल रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुद्दा चल रहा है सीए एनआरसी और जय श्री राम के बीच में टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। और वहीं पर कहीं ना कहीं जो हमले हो रहे हैं, भले ही वो टीएमसी के नेता के ऊपर हो, बीजेपी के नेता के ऊपर हो, वो भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल के लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। बीजेपी कहती है कि पश्चिम बंगाल में ममता का पुलिस प्रशासन के ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं है, उनके गुंडे ये हमले करवाते। खैर, इन तमाम बातों को जोड़कर अगर देखा जाए तो आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव काफी रोचक होने वाले हैं। और इन रोचक चुनावों के बीच में कौन किसको मात दे पाएगा या कौन बीच में से सेंध लगा पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।